हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त कलरफुल आशिया और आज हम एक गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। यूजुअली हम बचपन से इसी गाने को गाते आ रहे हैं। हमारा बर्थडे होता है या फिर किसी भी बच्चे का होता है, हम इसी गाने को गाते भी हैं और सुनते भी हैं। हमेशा हर एक बच्चे के लिए सेम सॉन्ग, सेम सेलिब्रेशन, सेम एक तरह से एक जो वर्ड्स हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, सेम, सब कुछ सेम। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग और वेरिएंट ऐड कर दे या वेरिएशन ऐड कर दे तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा अलग होगा। इसमें एक प्रजाति है अफ्रीका में जिसको बोलते हैं हिम्बा प्रजाति। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो महिला है, जब वो ये निर्णय लेती है कि उसको एक बच्चे को जन्म देना है, कंसीव करना है, तो वो क्या करती है कि एक अकेली सी जगह पे चली जाती है। जाने के बाद में एक सॉन्ग को लिखती है। सॉन्ग को लिखने के बाद में उसे कंपोज करती है, उसको गुनगुनाती है, गाती है। और जब उसको लगता है कि मैंने वो सॉन्ग जो है प्रिपेयर कर लिया है, तो वो उस शख्स के पास में जाती है जिसको वो अपने होने वाले बच्चे के पिता के रूप में देखती है। उसके पास जाके वो उस सॉन्ग को उस मेल पर्सन को सुनाती है और उसके बाद में वो भी उसके साथ में वो गाना गाता है। अब उसके बाद में दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम वो लोग क्या करते हैं, उसी एक सॉन्ग को बार बार गुनगुनाते रहते हैं। इसी बीच जो आसपास के लोग हैं वो भी उस सॉन्ग को सीख लेते हैं और उनके साथ साथ उनके खुशी में शरीक होने के लिए उस सॉन्ग को वो लोग गुनगुनाते रहते हैं। जब डिलीवरी का दिन आता है, उस दिन भी क्या होता है कि सब लोग बच्चे के आसपास, जब डिलीवरी होने के टाइम पे आसपास के जितने पड़ोस के लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं, पिता होता है, घर वाले, परिवार वाले, सभी लोग इस एक सॉन्ग को गुनगुनाते हैं। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो बच्चे की दुनिया में आने से पहले उसके लिए वेलकम सॉन्ग तैयार उन्होंने कर दिया है। उसके आने से पहले वो एक खुशी और एक सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं और एक तरह से बच्चे को वेलकम कर रहे हैं कि तुम आओ दुनिया में, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यूजुअली होता यह है कि हिम्बा प्रजाति के लोग जो हैं, हर एक बच्चे के लिए वो पता नहीं कितने ढेर सारे सॉन्ग वो इस तरह से क्रिएट करते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक ही जो सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे टू यू, वो हर एक बच्चे के लिए एक ही सिंपल सा सॉन्ग होता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर हम डालें तो हम कुछ इस तरह का भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। और होता क्या है कि पूरी जिंदगी जो उस बच्चे के साथ में, हिम्बा जो बच्चा है उसके साथ में क्या होता है कि जब भी उसको जरूरत पड़ती है, उसको चोट लगती है या किसी तकलीफ में होता है, बीमार होता है, तो भी वो लोग क्या करते हैं, उसी सॉन्ग को गाते हैं, जिससे कि उसका हीलिंग एलिमेंट और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसको जो पैम्परिंग अपने आसपास मिलती है उससे उसकी हीलिंग भी बहुत जल्दी से रिकवर वो होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ में एक चीज और है कि अगर वहां पर कोई बच्चा, चाहे वो लड़का या लड़की, कोई इस तरह से कोई गुनाह कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को बीच में खड़ा करके, हिम्बा लोग क्या होते हैं चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और गोल गोल घूमना शुरू करते हैं और उस बीच उसी गाने को गुनगुनाना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं, जो कि उस बच्चे की माँ ने उसके पैदा होने से पहले गुनगुनाया था, गाया था। और यूजुअली क्या होता है, इस सब को करने का जो औचित्य उन लोगों का है वो ये है कि वो चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर का जो इनोसेंस है वो खत्म ना हो, क्योंकि हिम्बा लोग जो हैं वो दंड देने को महत्व नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अंदर से जो, अगर उसने गलती कर दी है तो पश्चाताप को प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर की वो फीलिंग जनरेट करते हैं कि तुम निष्पाप हो, निष्कलंक हो और तुम एक बिल्कुल एक अलग तरह से दुनिया में आए हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत तुम्हारे आने के लिए एक सॉन्ग क्रिएट करा, उसको गाया, हम सभी तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ पैम्पर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसके लिए की जाती है, जिससे कि उसको अंदर ही अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि वो जो बच्चा है वो किसी भी अपराध में पड़ने से पहले कई बार इन चीज़ों को देख लेता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसके अंदर की जो मासूमियत है वो कहीं नहीं जाती है और वो अंदर ही अंदर मेंटेन रहती है और बल्कि और ज़्यादा बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। यूजुअली और जैसे जैसे वो बच्चा बूढ़ा होता है और यहाँ तक कि मर भी जाता है, तो मरने के टाइम पर भी जब उसको ग्रेव में वो दफनाने ले जाते हैं, जो भी उसका अंतिम संस्कार वो लोग करते हैं, उस समय भी अंतिम बार वो उस सॉन्ग को गाते हैं जो कि उसकी माँ ने उसके पैदा होने से पहले बनाया था। लास्ट बार उस एक सॉन्ग को गाते हैं कि हाँ तुम दुनिया में आए थे और आज इस सॉन्ग का अंत होता है। तो यूजुअली हम लोग
बर्थडे का जो दिन है वो तय कर लेते हैं जिस दिन बच्चा वास्तविक रूप में दुनिया में आता है। लेकिन हिम्बा जाति के लोग हैं वो बच्चे के बर्थडे का दिन जो है उस दिन को डिसाइड करते हैं जिस दिन उसकी माँ ने ये डिसीजन लिया था कि उसको एक बच्चे को जन्म देना है, एक बच्चे को दुनिया में लाना है। ये जो स्टोरी है ये मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मेरे को बहुत एक अलग ही चीज़, क्योंकि यूजुअली हम बीइंग अ पेरेंट हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि आखिर पेरेंटिंग है क्या। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली पेरेंट्स तो हम हैं, माँ भी बन गए, पिता भी बन गए, लेकिन पेरेंटिंग है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, हम बीइंग अ पेरेंट बच्चे की मासूमियत को कितना मेंटेन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीइंग अ पेरेंट क्या जिम्मेदारी उठाना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सजा के मायने हमारी लाइफ में हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या है। ये 4 एक ऐसे मेन क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमारे बच्चों का पूरा ये लगा लीजिए कि पूरा लाइफ सर्कल बेस्ड करता है, जब से वो पैदा होते हैं जब तक हम उनकी जिंदगी में रहते हैं तब तक। तो सबसे पहला जो सवाल है पेरेंटिंग क्या है, जो मैं सिर्फ वही आपको बता सकती हूँ जो मुझे लगता है पेरेंटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। जिस तरह से बच्चा दुनिया में आता है धीरे धीरे वो लर्न करना शुरू करता है, उसे बोलना कैसे है, उसे चलना कैसे है, किस तरह से उसको उस घुटने से चलना है, किस तरह से उसको खड़े होकर चलना है, कैसे उसे बोलना सीखना है, कैसे उसे खाना सीखना है। उसी तरह से एक पेरेंट्स के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस ही होता है, क्योंकि जैसे बच्चा दुनिया में पहली बार आया है, आप भी पहली बार ही माँ या पिता बने हों। आपको भी पहले से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि माता पिता बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, हम अपने घर में अपने माता पिता को देखते हैं, लेकिन देखने से और प्रैक्टिकल करने में दोनों में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब ये होता है कि जब बच्चा सीख रहा होता है तो एक माँ का भी जन्म हुआ है, एक पिता का भी जन्म हुआ है, तो हम कैसे अपनी चीजों को उस पर थोपते चले जाते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे और ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट होती है वो उस बच्चे के लिए हम बचपन से ऐसे मेंटेन करते चले जाते हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनका पूरा का पूरा बचपन ही स्पॉइल हो जाता है। तो इस पे मैं एक और सीरीज बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं करूंगी। इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन मेरा था वो था कि क्या बच्चों की मासूमियत को हम मेंटेन कर पाते हैं। अगेन वही चीज़, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा उन पे लाद देते हैं कि वो वक्त से पहले ही बच्चे जो है वो बड़ों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो 90s से पहले के जो बच्चे हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें अभी भी थोड़े बहुत इमोशंस जो हैं वो अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन 90s के बाद के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है या बहुत ज्यादा मासूमियत रखना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस होना मैं समझती हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या वो एक बैलेंस हम अपने बच्चों के अंदर क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या जिम्मेदारी निभाना ही काफी है। यूजुअली हम बीइंग अ पेरेंट हम ये करते हैं कि प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं, बच्चों को खिलौने दे दो, अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, उसको बाइक दिला दो, उसके लिए ये कर दो वो कर दो। हम कमा रहे हैं और बच्चों पे लुटा रहे हैं। हम बच्चों के लिए पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन क्या हम बच्चों के लिए खुद लुट पा रहे हैं। या ये लगा लीजिए कि जो हम बच्चों के लिए खर्चा तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो खर्चा हमारे बच्चों की खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हम बच्चों की खुशी के लिए उस खर्चे को कर रहे हैं, या बच्चों के संस्कार या बच्चों की आगे जो प्रोग्रामिंग उनकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए उसके लिए कितना खर्च कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं सिर्फ उनको पैम्पर करने के लिए या कहीं ना कहीं अपनी कमी को ढकने के लिए। मैं एक माँ हूँ, एक सिंगल मॉम, तो मेरे साथ में क्या होता है कि यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहती हूँ। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गैजेट्स दे दिए, बहुत ज़्यादा उनकी फरमाइशें पूरी कर दी, तो हमको लगता है कि हमने हमारा काम 100% कर दिया। बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर हम बच्चों को उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, हम उनको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो दुनिया का कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो उनको वो कमी कभी पूरी नहीं कर सकता जो कि
एक पेरेंट्स की कमी पेरेंट्स ही पूरी कर सकते हैं। वो किसी दुनिया का कोई भी गैजेट्स को पूरा नहीं कर सकता। जो प्यार एक पेरेंट्स, एक माँ, एक पिता उनको दे सकता है, वो दुनिया का कोई भी गैजेट्स नहीं दे सकता। और यही हम लोग भूल कर देते हैं। हम सोचते हैं उनकी पसंद की चीज़ें उनको दिला दो तो काफ़ी है, इनफ है। और यही हमको लगता है कि यही हमारी जिम्मेदारी, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खान पान, अच्छे गैजेट्स, अच्छे कपड़े, और हमको लगता है कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा ली है। क्या यही जिम्मेदारी है? इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती है। इसके लिए आप एक दूसरी सीरीज आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। अब जो मेरा लास्ट जो सवाल था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि सज़ा के मायने हमारी लाइफ में और हमारे बच्चों की लाइफ में हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। मैं आजकल जो देखती हूँ, आजकल के पेरेंट्स या काफ़ी समय से जो पेरेंटिंग का एक फॉल्ट जिसको मैं बोलूँगी, मैं किसी को यहाँ पे किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक पेरेंटिंग फॉल्ट है। हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के साथ में एक तरह से होता है ना, जैसे कि दो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनको एक बिजनेस मेंटेन करना है, तो वो एक डीड बना लेते हैं कि अच्छा तुम्हारा क्राइटेरिया इतना है, मेरा क्राइटेरिया इतना है। अगर तुम मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से चलोगे तो हमारी जो बिजनेस डील है बहुत अच्छे से चलती रहेगी और इसको हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे, हमेशा फॉर एवर लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो ये तो हो गया दो पार्टनर्स के बीच में। अब हम इसी डीड को, इसी सिस्टम को अपने बच्चों के बीच में लेकर के आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ में हम उनके साथ में भी काफ़ी सारी चीज़ें रख देते हैं। ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे रेगुलेशंस हैं, इसको फॉलो करो, ठीक है, तब तो तुम हमारे एक अच्छे संस्कारी पुत्र या पुत्री कहलाओगे, अदरवाइज आप हमसे कोई मतलब वास्ता नहीं रख सकते। बहुत से मैंने पेरेंट्स देखे हैं, अगर बच्चा कुछ भी अपनी मन से करना चाहता है, करियर चूज करना चाहता है, ठीक है तुम जाओ, अब हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो बच्चा क्या करेगा? बचपन से अभी तक तो हमने उसके लिए हर तरह से चीज़ें प्रोवाइड कराई है। अब जब हमें उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना होता है, उस वक्त हम उसे छोड़ देते हैं अकेला। तो क्या ये उसकी सज़ा हमने इसलिए दी है कि वो उस डीड को ब्रेक करके जा रहा है, उस एग्रीमेंट को ब्रेक करके जा रहा है, कि जो उसने हमारी बात नहीं सुनी, हम उसकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है उस पर हमने निकाल दी कि जाओ अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब तुम जा करके अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलो, क्योंकि तुम अब अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो। क्या हमारी सोच को मैं ये कहती हूँ कि जब हम एक छत के नीचे रहते हैं तो ये नहीं है कि एक पेरेंट्स और एक बच्चे रह रहे हैं, मैं समझती हूँ दो अलग अलग जनरेशन्स रह रही हैं। तो दो जनरेशन जब तक एक दूसरे को कॉपरेट करके नहीं चलेगी तो मैं समझती हूँ कि एक रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। और एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पूरी तरह से, जिस तरह से मैंने अभी बिजनेस डील की बात करी, एक कॉपरेटिव सिस्टम मेंटेन करना है, एक कॉपरेटिव मतलब ये कि आपके मन में है कि आप उसको कॉपरेट करो या आपके बच्चे उसको कॉपरेट करें। ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक 2 वे स्ट्रीट है, जैसा आप करोगे है ना वैसे ही आपको मिलेगा। कल मैं एक लेडी थी, उससे बात करी थी, तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी सी लाइन दी कि एज यू सर्व यू डिज़र्व। तो जैसा हम सर्व करते हैं वही हम डिज़र्व करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक मैसेज था, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें मैं और सीरीज़ बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि पेरेंटिंग के फॉल्ट जो हैं आज की डेट में अधिकतर बच्चों के स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं और बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे जा कर के उनको किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। यहाँ पर दोनों के ही बीच में जो एक कहते हैं कि एक जनरेशन गैप आ चुका है, एक इमोशनल गैप आ चुका है, तो किस तरह से आप उन गैप्स को फिल कर सकते हो। तो आप इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप इसमें कोई भी आपके सवालात हैं तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरी नई सीरीज़ आएगी अभी पेरेंटिंग के ऊपर, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी और ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।